नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है अपने उत्तर प्रदेश का और अपने उत्तर प्रदेश में बात बड़ी खबर लखनऊ से करेंगे, जहां पर कमिश्नर डीके ठाकुर की मेहनत जो है वो रंग लाई। शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको दबोच लिया है। सर्राफा व्यापारी को निशाना बनाया गया था। सोना चांदी कैश और चोरी कर फरार होता हुआ ये नजर आया। चोरी का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है और व्यापारियों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। बड़ी कामयाबी जो है वो लखनऊ में मिलती हुई नजर आई, जहां पर चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है और कमिश्नर डीके ठाकुर की जो मेहनत थी वो आखिर रंग लाई। शातिर चोर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सर्राफा व्यापारी को अपना निशाना बनाता हुआ ये नजर आया था। सोना चांदी कैश तमाम चीजें जो है चोरी की गई थी और व्यापारियों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस और कमिश्नर साहब जो है वो तफ्तीश करते हुए नजर आए और यहाँ पर कमिश्नर साहब की मेहनत जो है वो रंग लाई है और व्यापारी का तमाम सामान जो है वो मिलता हुआ नजर आया और जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लखनऊ की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कमिश्नर डीके ठाकुर और तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और व्यापारी जो है उसके चेहरे पे अब खुशी जो है वो जाहिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी बड़ी चोरी ये मानी जा रही थी और उसके बाद टीम का गठन किया गया। व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई, चोरी का मामला जो है वो दर्ज करवाया। सर्राफा व्यापारी उससे चोरी में सोना चांदी और कई नकदियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर लूट हुई थी। उसके बाद पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तफ्तीश करते हुए नजर आए और ये बड़ी कामयाबी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस या कहें लखनऊ पुलिस को मिलती नजर आई है। उधर राष्ट्रपति के ऊपर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है और ये टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान करती है, भारत की मातृशक्ति का ये अपमान करती है और भारत की जनजाति समाज का भी अपमान झलकता है। भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ देश का कोई भी इंसान इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा और सीएम ने यह भी कहा कि मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। उधर खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर बेटा बेटी में भेदभाव का हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि महिला की तीसरी बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने महिला की अस्पताल में चप्पलों से पिटाई की है और महिला को अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। गनीमत तो ये रही कि वार्ड में उपस्थित तीमारदारों ने महिला को बचाया है और वहीं पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की है और पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा है। बहन के साथ हमारे यही हुआ कि उसको लड़की पैदा हो गई और उन लोगों को लड़की पैदा हुई, इसलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग कहे कि हमारा घर सत्यानाश हो गया, हमारा कुल विनाश हो गया। हमने 1 लाख 1.5 लाख रुपये दुआ भगवत सब में खर्च करके किया कि हमारे लड़का पैदा हो और लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। 2 लड़कियों के बाद जब तीसरी पैदा हुई तो उन लोगों ने अस्पताल में क्या किया? अस्पताल में आके छोड़ के चले गए। पहले मारपीट किए, लड़की को भी मारे
पकड़ के यहाँ पड़ोस के जितने वार्ड वाले हैं वो सब मिलकर लड़की को बचाए, नहीं हो सकता तो वो लोग मार भी। आरती मिश्रा नाम है। मेरे 2 लड़कियां थी, पहले से सीजर से हुई थी। दोबारा वो लोग लड़की चाहते थे, हमारे ससुराल वाले लड़का चाहते थे, फिर लड़की हो गई तो हमें छोड़ने के लिए बोल दिए, दूसरी शादी करेंगे, हम अपना नाश नहीं रखेंगे, और हमें मारपीट के हॉस्पिटल में छोड़ के। हाँ, क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मार के चप्पल जूता से दीवार में दता के मार के छोड़ के चले गए हैं। उधर जालौन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, जहां पर अवैध वसूली से परेशान व्यापारी गुस्साए हुए हैं और व्यापारियों ने जाम भी लगा दिया है। पुलिस से त्रस्त अवैध वसूली से परेशान होते हुए नजर आए गल्ला मंडी समिति के पदाधिकारी सड़कों पर आते दिखाई दे रहे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचती हुई नजर आई है। व्यापारियों को समझाकर जाम जो है वो खुलवाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध वसूली को लेकर व्यापारी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आए हैं और गुस्साए व्यापारियों ने जाम भी लगाया है। पुलिस वहां पर पहुंची और अवैध वसूली से परेशान लोगों को समझाया बुझाया गया है और जाम को खुलवाया गया। औरई कोतवाली क्षेत्र राड रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध वसूली जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही थी। इससे व्यापारी संघ जो है वो काफी नाराज होता हुआ नजर आ रहा था और इसके बाद उसने रोड को जाम कर दिया। जालौन की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस पहुंची और जाम को खुलवाया गया है। हमारे व्यापारी को, गल्ला व्यापार मंडी समिति से हूं मैं, मेरे एक व्यापारी को यहाँ रोक के अवैध वसूली की गई, उसके साथ बदतमीजी भी की गई। उससे 1000 रुपए नगद मांगे गए या फिर 6000 का चालान करने की। ऑनलाइन 1000 का चालान भी कर दिया, केवल हेलमेट न होने की वजह से। खबर जालौन से आ रही है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन के वाणिज्य कर विभाग और आरटीओ विभाग, खनन विभाग की तरफ से अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। वहीं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों और जालौन कोतवाली पुलिस ने अपना कानूनी हंटर भी चलाया। वाणिज्य कर विभाग ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से फाइबर के दरवाजे लाद कर जा रही एक पिकअप गाड़ी को पकड़कर जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया है और दंडयुक्त कार्रवाई को शुरू किया गया। साथ ही नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भी छरिया सलेमपुर के पास माफियाओं को 2 लग्जरी कारों से जब्त कर उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। ये मध्य प्रदेश से फाइबर दरवाजे लाए जा रहे थे, विदाउट कोई पेपर्स था और ड्राइवर के द्वारा माल से संबंधित पेपर मांगे जाने पर कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पाया। इसके बाद इनको थाने ले जाकर बंद कर दी गया। प्राइमरी तौर पर अभी माल का सत्यापन किया जाएगा, उसके उपरांत मार्केट से क्या वैल्यू है उसको डिसाइड करते हुए माल स्वामी की उपस्थिति में इसको जो जुर्माना होगा निश्चित किया। जालौन से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट होता हुआ नजर आया है और मंकी पॉक्स को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। औरई जिला अस्पताल में 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। मेडिकल कॉलेजों में 20 बेड का वार्ड तैयार किया गया है और 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी तैयार किए गए हैं। इमरजेंसी मंकी पॉक्स के बाद मामले ना बढ़े, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग तैयारियां कर रहा है। 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा चुके हैं और जिस तरह से मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे थे उसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन कमर कस चुका है और स्वास्थ्य विभाग की सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। औरई जिला अस्पताल में 10 बेड जो है वो तैयार करवा दिए गए। मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं और कोई भी लापरवाही कहीं से ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड के जो वार्ड हैं वो बनाए गए हैं। आपको बताएं, मंकी पॉक्स के मामले जो हैं वो बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब अलर्ट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले कोरोना काल में भी ये देखा गया था कि तैयारियां पूरी नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों में ये देश घिरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस बार कोई भी ऐसी चूक ना हो, इसको लेकर अभी से तैयारियां की जा रही हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मंकी पॉक्स जो है ये बुखार इसमें आता है, वायरस होता है इसका मंकी पॉक्स का, और इसके साथ साथ इसमें चमड़ी में जैसे छोटी माता हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स, उस तरह के रैसेज होते हैं, इसमें छाले पड़ जाते हैं या चकत्ते हो जाते हैं। दूसरी बात में महत्वपूर्ण है वो ये बता दूं कि ये जैसे कोरोना हम लोगों ने 2 साल से झेला है तो उस तरह से संक्रामक नहीं है ये।
ये सीधे संपर्क में आने से ही होता है। उधर खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पैसे के लालच में युवक को प्रेम के जाल में फंसाया है और मिली जानकारी के मुताबिक युवक ने शादी कर पत्नी बनाकर युवक को अपने घर बुलाया। फिर युवक ने जेवर छीनकर उसे भगा दिया। दरअसल युवक ने पत्नी बनने की लड़की जैसा रूप ले लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी में फरियाद लगाई है और न्याय की गुहार लगाई गई है। सर ऐसा था जी, हमसे बात कर रहा था तो हमने इससे बात की थी। इसने लालच की वजह से ना मंदिर में शादी की। मेरी चैन अंगूठी थी वो भी ले ली और पायल थी वो भी ले लिया। और इसने अपने घर पे 2-3 तारीख घर पे, 4 तारीख इसने रास्ते में मुझे मारा पीटा छोड़ दिया आके गांव में। और पैसे भी नहीं दे रहा और मतलब मुझसे बात भी नहीं करा। प्ले लिस्ट में नंबर डाल दिया और लोगों के फ़ोन लेके फ़ोटो थी रजिस्टर फ़ोन मरवा दिया, मेरा भी रजिस्टर मार दिया। तो ये कौन है, कहाँ रहने वाला है? शिलुआपुर का रहने वाला है। तो इससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये सिकंदरपुर में आता था तो इससे हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 10 निर्माता और अर्धनिर्मित असले जो है वो बरामद किए जा चुके हैं और मुखबिर की सूचना पर देर रात ये कार्रवाई हुई है। अभियुक्त राकेश सिंह के ट्यूबवेल में दबिश के बाद ये तमाम मुकदमे जो हैं वो अब दर्ज हुए हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये तमाम जानकारियां जो हैं वो देते हुए नजर आए। पुलिस को हमीरपुर में एक बड़ी कामयाबी, पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इससे पहले भी असली फैक्ट्री को लेकर लगातार पुलिस सक्रिय भूमिका निभाती रही। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये जानकारी दी है कि किस तरह से एक मुखबिर की सूचना पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हुए और मीटिंग हुई और उसके बाद ये दबिश दी गई है। और ये देखिए, ये तमाम वो असले हैं जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है और बरामद हमीरपुर से किया गया है। थाना क्षेत्र पुरारा में एक ये अवैध असला फैक्ट्री की सूचना थाना पुलिस को मिली थी, जिसमें थाना पुलिस ने रेड किया और मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम राकेश सिंह पुत्र मोतीलाल और अरविंद कुमार पुत्र गुमान सिंह हैं और इनके पास से कुल 6 बने हुए और 4 अधबने असले बरामद हुए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और बच्चे सहित कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कई दिनों से गंदा पानी आ रहा था और अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विकास नगर के सेक्टर 8 के गजरापुरा में सीवर चौक के कारण नालियों में गंदा पानी बहता है और वहीं जलकल विभाग घर घर में पानी की सैंपलिंग की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। उधर लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर अस्पताल में अज्ञात युवकों का हमला हुआ है और डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट की खबर जो है वो लखनऊ से निकलकर सामने आई। आरोपियों पर डीवीआर से जो है वो हमला किया गया है। डीएसपी और एसीपी से शिकायत के बावजूद भी पुलिस जो है वो अभी तक नहीं पकड़ पाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगते हुए नजर आए। डीसीपी और एसीपी के शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल में अज्ञात युवकों ने हमला किया और उसमें डॉक्टर के साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित ने इंस्पेक्टर पर भी आरोप लगाए हैं और हमले के समय इंस्पेक्टर को पीड़ित ने सूचना दी थी और सूचना के बावजूद भी कोई भी पुलिस फोर्स नहीं पहुंचा, यानी कि जो पीड़ित है वो अपने न्याय की व्यवस्था को लेकर और न्याय मांगता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ का ये पूरा मामला, जहां पर डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है और अब वो इंस्पेक्टर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, वसूली का आरोप लगाया जा रहा है और अब आगे की मांग जो है वो पीड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज 11 उन्होंने डाला, सुबह दरोगा ने मुझको फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं विवेचना करूँगा। हमने कहा सर आप आ जाइए। इसके बाद अंकित सक्सेना जो कि मकान मालिक है, उनके मामा जी संजीव कुमार जैसे कि नाम है, और उन्होंने यहाँ पे लगभग 150 से 200 लोगों को, अज्ञात लोगों को लाकर यहाँ पे ये तोड़फोड़ मचाई, अस्पताल का डीवीआर निकाले और वहाँ पर हमारा जो कि छर्रा आपके इसमें मौजूद है, यहाँ पे इसमें पानी में अब छर्रा करा लीजिए, छर्रा मौजूद है।
जिससे कि तो आपने 112 डायल नहीं किया? मैंने 112 भी डायल किया। इंस्पेक्टर विभूति खंड को भी एडवोकेट के द्वारा नाले दिलाया गया। इंस्पेक्टर ने कहा मैं फोर्स पहुंचा रहा हूं। फोर्स ना पहुंचाने की बदली पहले वो लोग इंस्पेक्टर से मिलकर अपना पैसे ले देकर उन्होंने जानलेवा हमला, ये दूसरी बार इंस्पेक्टर का जानलेवा हमला है। यहाँ पर मैं गेट पे बैठा हुआ था, मकान मालिक के साथ कम से कम 40 से 50 लोग आए यहाँ पर, सब काले कोट पहने हुए थे। जब हमने रोकने की कोशिश की तो उनको यहाँ पहले तमाचों से मारे, इसके बाद ऊपर गए तो हमारे मालिक के हाथ उठाने लगे। तब फिर हमने मालिक को छुड़ाने के चक्कर में फिर हमको नीचे ढकेल दिया, हम जीनों से नीचे चले आए। अच्छा। इसके बाद फिर DVR नोच लिए ऊपर, इसके बाद फिर नीचे आए, फिर सब बेल्टों से मारे हैं। ये देख लीजिए सर, कहाँ आपको घाव कहाँ लगा है? ये देखिए सब बेल्टों से मारे हैं, ये देखिए पूरा निशान। मुरादाबाद से एक बड़ी खबर जहां पर पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है और खुद को पुलिस से कर्मी बताता हुआ आरोपी मारपीट करता हुआ नजर आए। बोतल में पेट्रोल न देने को लेकर इसने मारपीट की है और आरोपी विकास पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। आपको ये बताएं बड़ी खबर, जहां पर पिटाई का जो पूरा वीडियो है वो CCTV में कैद हो गया और आगे की कार्रवाई अब पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। साथियों को बुलाकर पीड़ित ने पुलिस चौकी उसको पहुंचवाया। मुरादाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर बड़े पैमाने पर जो पुलिसकर्मी अपने आप को बता रहा था आरोपी वो विकास है और खुद को पुलिस से कर्मचारी बताता है। विकास के ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं और पिटाई का CCTV का जो वीडियो है अब वो पुलिस खंगालती हुई नजर आ रही है और उसी के आधार पर आगे की तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये वही वीडियो है जिसमें विकास नाम का आरोपी जो है वो जमकर मारपीट कर रहा है और बोतल में तेल न देने को लेकर मारपीट की जा रही है और पुलिस वाले जो हैं वहां पर मौजूद हैं और अब पुलिस वाले आगे की कार्रवाई। खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में होती हुई नजर आई और ये मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। यानी कि बुलंदशहर में पुलिस को कामयाबी मिली है और साथ ही साथ अवैध असलों के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। यानी कि बुलंदशहर पुलिस एक बड़े हत्याकांड का जो मामला है उसका खुलासा करती हुई नजर आई है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 15,000 का ये बदमाश जो है वो इनामी बदमाश है, इसको गिरफ्तार किया है और बुलंदशहर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सक्रिय काम करती ही रहती है और कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो इसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त एक सक्रिय भूमिका निभा रहा और उसी के मद्देनजर एक टीम का गठन किया गया और टीम के गठन के बाद इदरीस हत्याकांड के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज से बड़ी खबर है जहां पर स्कूल से घायल अवस्था में घर पहुंचा है छात्र और छात्र की मां ने स्कूल प्रबंधन पे आरोप लगाए। मामूली बात पर पाइप से पीटने का सीधा आरोप लगा है और बेटे को लेकर कोतवाली पहुंचती हुई मां नजर आई। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, यानी कि मामूली बात को लेकर पिटाई की गई और बेटे को लेकर कोतवाली मां पहुंचती हुई नजर आई है। ये देखिए तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं किस तरह से पाइप से इस बच्चे को मारा गया है। घटना का सुना साइकिल से लड़का इसकी साइकिल छोड़ रही थी तो छूले थे, उसका लड़का गिर गया। उसकी माँ ने फोन किया प्रिंसिपल के पास कि देखो कि मेरे लड़के की पाइप फ्रैक्चर हो गई। किसने मारा? प्रिंसिपल ने, सरवेदपाल ने। कहाँ से मारा? पाइप से मारा, पाइप टूट गया। उधर लखनऊ के अम्बेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है कि देश के अंदर उपेक्षित और स्थित दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों में जन्मे महान संत और गुरु और महापुरुषों के आदर सम्मान में उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार की ओर से निर्मित भय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल क्षेत्र जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है, यहाँ हाथी का चोरी होना शर्म की बात और चिंता की बात। पहले सपा और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बीएसपी सरकार की ओर से निर्मित भव्य स्थल स्मारकों के संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव में की जा रही उपेक्षा अति चिंता का विषय है, जबकि वे पर्यटन आय के स्रोत। माननीय श्री काशीराम जी के स्मारक स्थल पर अन्यत्र हो रहे कार्य में काफी ढील चल रही है और सरकार इस पर ध्यान दे।
उधर लखनऊ के जनकपुरी स्थित सेंट थॉमस मिशन हाई स्कूल की ओर से ASIS यूपी यूके जोनल कराटे टूर्नामेंट 2022 का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया है और इस टूर्नामेंट में 14 स्कूल के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर स्कूल के प्रबंध फादर लेनी चौको और प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपमा दुबे उपस्थित रहे और टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इसी अवसर पर स्कूल प्रबंध की ओर से मुख्य प्रतियोगिता अधिकारियों को शॉल पहनाकर उनको सम्मानित किया गया है और CMS स्कूल की टीम में सर्वाधिक पदक जीतने का पहला स्थान भी हासिल किया। जसपुर सिंह से संतोष कुमार जायसवाल की घोषणा की गई कि रीजनल कराटे टूर्नामेंट के विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर कराटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर मिलेगा। तैयारियां स्कूल लेवल पे सभी अपने कोचेस करते हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ पर सिलेक्शन कराने का है। जो कराटे एसोसिएशन लखनऊ ने हमें यहाँ पर भेजा एज ए सेलेक्टर कि हम WKF के रूल्स को फॉलो करते हुए विदाउट इंजरी बच्चों को सेलेक्ट करें और ये आगे अभी होने वाले झांसी में स्टेट चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ से जो सिलेक्शन होता है उसके बाद यूपी बच्चे खेलते हैं। यूपी खेलने के बाद और क्या क्या चांसेस रहते हैं? सर ये यहाँ से सेलेक्ट होंगे, स्टेट के लिए जाएंगे और फिर वहाँ निकालने के बाद स्कूल नेशनल गेम्स के लिए और फिर उसके बाद वर्ल्ड स्कूल गेम्स होते हैं, बच्चे उसमें खेलते हैं। अभी लास्ट टाइम खेलो इंडिया बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है स्कूल नेशनल गेम्स के थ्रू। लखनऊ के ICSE स्कूलों में कराटे चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है और लखनऊ के लगभग इसको लखनऊ के 2 भागों में बांटा गया है, A जोन और B जोन, जिसमें A जोन और B जोन को मिलाकर लगभग 110 के आसपास स्कूल हैं, जिसमें लगभग 80 स्कूलों में पार्टिसिपेट किया है। जो बच्चे यहाँ खेलेंगे और खेलने के बाद वो स्टेट लेवल पे गेम खेलेंगे, जिनका अभी सिलेक्शन वेट कैटेगरी में होगा। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के जानकीपुरम सेंट थॉमस स्कूल में और सेंट थॉमस स्कूल में अंदर कराटे चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, जो कि जसपाल जी ने किया है, जो कराटे एसोसिएशन के हेड हैं। अभी अंदर क्या कराटे की जो स्टार्टिंग हुई है उसमें लड़के और लड़कियां सभी लोगों ने वेट के हिसाब से पार्टिसिपेट किया है और इसमें जिनका सिलेक्शन होगा वो आगे चलकर यूपी के लिए फाइट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की ही करते हैं, जहां एक तरफ देखने को मिला है कि शहर के सुंदरीकरण को लेकर कई जगहों पर निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, तो वहीं इस बीच टीले वाली मस्जिद के सामने चल रहे सुंदरीकरण कार्य को लेकर निरीक्षण करने कमिश्नर राशन जाता पहुंची और उनके साथ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान देखने को ये मिला कि मौके पर पहुंचे कि सभी अधिकारियों ने शहर के सुंदरीकरण कार्य के लिए निरीक्षण करते हुए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहना क्या, जो जल भराव की मेन समस्या है यहाँ है चैम्बर, और वो बार बार टूट जाता है। पानी की सप्लाई का वो बहुत पुरानी लाइन है अंग्रेजों के ज़माने वाली, अब वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक ब्रेक होती रहती है। तो यहाँ 10 साल ब्रेक होता रहा तो यहाँ चैम्बर बन गया है, लेकिन फिर भी चैम्बर के भीतर जो पाइप है वो डैमेज होता रहता है, पानी जाता रहता है। यहाँ की नीचे की पूरी मिट्टी बैठ गई है, उसकी वजह से यहाँ पे जो भी बनावट होती है वो बैठ जाती है कुछ दिन बाद और पानी भरने लगता है बस। उधर लखनऊ में बीते दिनों पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने अपने ही मालिक को नोच कर मार डाला और इसके बाद लखनऊ नगर निगम ने उस कुत्ते को अपने कब्जे में लेकर पशु कल्याण केंद्र में भेज दिया था। पिटबुल के मालिक अमित त्रिपाठी को पशु कल्याण केंद्र में कुत्ता सौंप दिया है और वहीं पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने बताया है कि लिखित तौर पर मालिक ने ये बात स्वीकार की है कि उस कुत्ते को पहले वो ट्रेनिंग सेंटर ले जाएंगे और उसके बाद उसे घर ले जा सकेंगे। देखिए, आज पिटबुल तो रखे हुए हमारे पास 14 डेज पूरे हो गए थे। कल अमित त्रिपाठी जी ने नगर निगम से अनुरोध किया था कि पिटबुल उनको या उनके किसी रिश्तेदार को या फिर उनके कहने के अनुसार किसी को दे दिया जाए। तो आज अमित त्रिपाठी जी पुनः आए हैं और उनके कहने के अनुसार आज उन्होंने अनुरोध किया कि किसी बेगुली से डॉग ट्रेनर को उनके द्वारा जो बताया गया उनको दे दिया गया है।
उधर उत्तर प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश और आदेश जो हैं वो जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट और विद्यालयों के समय 12वीं तक के छात्र छात्राओं की विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दें। अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और जिलाधिकारी को 1 सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई करने और रिपोर्ट मुहैया कराने के आदेश भी दिए गए हैं। के पास कुछ मुद्दे ऐसे भी आए कि बच्चा स्कूल तो गया और स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर गए, बट स्कूल नहीं पहुंचे और ना पहुंचने के बाद ऐसा पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा कहीं चला गया। ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने कुछ महीनों से आए और उसमें एक बच्चे तो ऐसा है कि वो बच्ची जाकर गुजरात से हमने रेस्क्यू की। तो इस प्रकार की अनहोनी, ये 18 साल तक के बच्चे की मैच्योरिटी उतनी नहीं हो पाती, इसलिए वो किसी के बहकावे में ना आए। उधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे हैं। वहीं कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने चर्चा में कहा कि सपा इतनी छोटी पार्टी नहीं कि उसे कोई खत्म कर दे। साथ ही सावन में कांवड़ियों की सेवा करते हुए पुलिस प्रशासन अधिकारियों पर एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आजम खान ने कहा है कि जो भी जवाब लेना है वो असदुद्दीन ओवैसी से ले। वो पश्चिम बंगाल में ईडी के छापों के बारे में पूछा गया तो आजम खान ने साफ कहा कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। साथ ही लखनऊ के लुल्लू मॉल पे नमाज और हनुमान चालीसा वाले मामले में आजम खान ने कहा कि लुल्लू मॉल का मालिक आरएसएस का फाउंडर है और नमाज पढ़ने वाले भी उसके ही होंगे और विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और एक नया विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। अब सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहां से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान है, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। उधर सोनभद्र का देवरी खुर्दा गांव की स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साल 1930 में यहां नमक कानून भंग किया गया था और घोरबल विधायक अनिल कुमार मौर्य ने इस ऐतिहासिक जगह पर स्मृति की वाटिका बनाए जाने के लिए डीएम को पत्र लिखा। युवमंगल दल के जिलाध्यक्ष सौरभ कांत तिवारी ने बताया है कि यहां करीब 12 स्वतंत्र सेनानियों के घर हैं और इसलिए मैं पत्र भी लिख रहा हूं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से घिरा उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर सोनभद्र जिला है और सोनभद्र के अंदर आदिवासी गोड़ राजाओं का शासन आदिकाल से लगातार चलता आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संगीत, नाटक और अकादमी भारत सरकार नई दिल्ली और जनजातीय शोध ने ग्राम पंचायत बरबा टोला में कार्यक्रम आयोजित किया है और रामायण कल्चर मैपिंग योजना के डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट कर दीपक कुमार केसर वानी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल की। वहीं इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे संस्था के सचिव ने कहा कि वर्तमान में संपूर्ण आदिवासी समाज की नृत्य, गीत, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण की जरूरत है और इस अवसर पर हरिप्रसाद पच्ची और विनोद कुमार के साथ साथ पवन कुमार और मुन्नीलाल उपस्थित रहे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।